इसका जो लॉस है वो 2835.6 करोड़ से 8164 पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है भाई। ये 30 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा है अपने शेयर के। एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, लॉस भी बढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट अभी भी नहीं होगा 5-10 साल बेटा, नहीं होगा। कबूतर भी नहीं उड़ता प्रॉफिट का। तो पढ़ो, वी हैव हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस, पढ़ा करो इनके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। नहीं पढ़ोगे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो सुन सुन के? हैं देखो, सच्चाई बताएंगे अपनी। वी हैव हिस्ट्री ऑफ नेट लॉस, वी मे नॉट बी एबल टू सस्टेन अवर हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल जो जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, आखिर वो कैसा है, उसका एनालिसिस करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। और आपको बता दूं इस वीडियो के सोर्स क्या क्या हैं। पहला है इसका ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि सेबी मांगता है हर कंपनी से आईपीओ इश्यू करने से पहले, ताकि उसमें वो अपनी सारी सच्चाई अब तक की लिख के दे दे। तो पहला सोर्स तो ये है हमारा। दूसरा है जोमेटो की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और तीसरा है मनी कंट्रोल की वेबसाइट। तो दोस्तों ये वीडियो एकदम लेजिटिमेट होने वाला है, बढ़िया होने वाला है, और आपको इसमें कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ज़रूर पता चल जाएगा। चलो देखो दोस्तों, अगर हमें किसी आईपीओ का एनालिसिस करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पहला तो है हमें कंपनी की परफॉर्मेंस अब तक क्या रही वो देखनी है, उसका बिजनेस मॉडल देखना है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखनी है, फाइनेंशियल्स देखने हैं, वैल्यूएशन देखना है सही हुआ है या नहीं, इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है कि वो फूड इंडस्ट्री अगर है तो है कैसी, और स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी की आज तक की परफॉर्मेंस जानेंगे। दोस्तों ज़माना चल रहा है स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स तो लॉस खाते हैं, शुरू में इसने भी लॉस ही खाए अब तक अभी तक इसने प्रॉफिट नहीं कमाया है। तो लेकिन इनका वैल्यूएशन तेजी से बढ़ता है। तो चलो हम बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो बिजनेस है वो फूड बिजनेस है, सब जानते हैं भाई, सीधी सी बात है। इसमें क्या करती है, कस्टमर्स को कनेक्ट करती है, डिलीवरी पार्टनर्स को भी कनेक्ट करती है, और साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स को भी कनेक्ट करती है। और इसका मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये फूडी बे के नाम से शुरू हुई थी ये कंपनी, ठीक है। और ये सिर्फ तब रेस्टोरेंट्स को रिव्यू करती थी सिर्फ और सिर्फ, और धीरे धीरे ये डिलीवरी के बिजनेस में भी आ गई, और ऐसे ये हमारी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बन गई। जोमेटो, स्विगी, यूबर ईट्स में से ये भी एक कंपनी बन गई। आपको बताऊं इसने यूबर ईट्स को भी एक्वायर कर लिया है वैसे तो अभी बताएंगे आपको पूरी बात बाद में। और इसके बारे में एक और चीज़ है कि ये अभी तक 525 सिटीज़ तक अपना एम्पायर बिछा चुकी है। 41 मिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इसके, 3.5 लाख रेस्टोरेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इसका फुटप्रिंट 23 कंट्रीज में पहुंच चुका है। और ये इस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इंडिया में ही करने वाली है। तो अब जानते हैं इसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों इसका B2C मॉडल है और B2B मॉडल है। B2C ज़्यादा बड़ा है, B2B थोड़ा छोटा है। B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, जिसमें कि ये फूड डिलीवरी करती है, डाइनिंग आउट कराती है, जिसका मतलब है कि आपको अगर रात को खाना खाने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो इसमें से आप पहले ही वो रेस्टोरेंट में बुकिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जोमेटो प्रो ऐप है, जो जोमेटो प्रो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जो कि आप लेंगे तो आपको कई जगह खाने पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये इन 3 जगह से पैसे कमाती है कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना के। और B2B कैसे, बिजनेस टू बिजनेस कैसे करती है, तो ये हाइपर प्योर की तरफ बढ़ चुकी है। हाइपर प्योर क्या होता है? हाइपर प्योर ये होता है कि ये अपने इंग्रेडिएंट्स रेस्टोरेंट्स को भेजा करेगी खाना बनाने के लिए, ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो सेट हो सके, ठीक है, क्वालिटी का। और इसने एक्वायर कर लिया है यूबर ईट्स को, रनर जो कि लॉजिस्टिक्स सर्विस देता है। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? लॉजिस्टिक्स ये होते हैं कोई चीज़ कहीं बनती है, कोई चीज़ कहीं बिकती है, तो जो बनने
प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो लॉजिस्टिक्स होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसेज आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसने रनर को एक्वायर कर लिया है ताकि इसका डिलीवरी सिस्टम अच्छा हो जाए, और इसने ग्रोफर्स में भी ऑलमोस्ट 10% शेयर जो है एक्वायर कर लिया है ताकि ये ग्रॉसरी की डिलीवरी को यूज़ कर सके। और इसका जो कंपटीशन है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वो भी आ चुका है, तो ये इसके लिए थ्रेट है, वो भी बताएंगे आपको शॉर्ट एनालिसिस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्रमोटर्स और शेयर होल्डिंग्स की। तो प्रमोटर्स के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि ज़ोमैटो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैं फूडी बे के बारे में बात नहीं कर रहा, ज़ोमैटो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जनवरी 8 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसमें मैंने 10 लिख दिया, मैं आपको बता दूंगा बाद में 17 या 10, उससे क्या लेना देना। आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रमोटर हैं उनका नाम है दीपेंद्र गोयल, जिनके पास कंपनी के 36.9 करोड़ यानी कम से कम 37 करोड़ शेयर इनके पास हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5.5% है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्फो एज के पास इसका सबसे ज़्यादा हक है जो कि 18.68% है, जो कि 124.4 करोड़ शेयर अपने पास रख के बैठी है। और थोड़ी सिंगापुर की कंपनी है, अलीपे, एंटीफेयर, ऐसे कोई कंपनियां हैं, तो इनका भी 17% का ओनरशिप है और 110 करोड़ शेयर्स इनके पास हैं। अब आईपीओ कौन इश्यू कर रहा है? प्रमोटर दे रहा है, इन्फो एज दे रही है, क्या सिंगापुर वाली कंपनियां दे रही हैं या और कोई दे रहा है? तो आपको बता दूं, आईपीओ इन्फो एज इश्यू कर रही है और जो पैसा होगा वो इन्फो एज के पास आ जाएगा आईपीओ का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको बातें पता चलती हैं फाइनेंशियल्स से। तो जब मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स खंगाले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मैंने पाया कि जो इसका टोटल रेवेन्यू था वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2604 करोड़ था और 21 में अब तक 1993 करोड़ हो चुका है। और इसका जो लॉस है वो 2835.6 करोड़ से 8164 पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इसका लॉस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है एक इन्वेस्टर को डिसाइड करने के लिए कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और थोड़े दिनों में आईपीओ आने के बाद जब ये लिस्ट हो जाएगी, जब इसके ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी असली औकात सामने आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रेशनल कस्टमर्स हैं, रेशनल इन्वेस्टर्स हैं और इसको वो लाइन पे ला ही देंगे। अगली बात है कि इसका नेटवर्थ बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। भाई यही होता है स्टार्टअप्स में, लॉस ही खाते हैं, बस इनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है। तो इसके जो ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, ये सब कंपनी को बेच के निकल लेते हैं। तो पहले 2020 में इसकी वैल्यू लगभग 2000 करोड़ थी, लेकिन अब 8000 करोड़ बन चुकी है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं इसके वैल्यूएशन की कि क्या इसका वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक किया है और ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है शेयर खरीदना है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स अभी ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इसने लॉस ही लॉस खाया है। फाइनेंशियल्स तो हैं तो इसका रेशियोज हम बना नहीं सकते, लेकिन जो इसका पीबी रेशियो है वो 15 है। 15 था 2020 में और 50 हो चुका है 2021 में। लेकिन जितना ये पैसा मांग रही है 9000 करोड़ के आसपास, वो 15% के लिए मांग रही है, यानी अपनी कंपनी को 60,000 करोड़ वैल्यू कर रहे हैं, जो कि इनके रेवेन्यू का 30 टाइम्स है। एक एवरेज स्टार्टअप भी अपने वो अमेरिका में अगर कोई स्टार्टअप ऐसे इशू करता है, जो देखा गया है, तो वो 7-8 गुना करता है, लेकिन ये तो 30 गुना कर रहा है। भाई ये 30 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा है अपने शेयर के, जो कि इसका डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है इसको खरीदें या फिर नहीं। क्योंकि प्रॉफिट कब कमाओगे आप? इसकी वैल्यू 30 गुना बढ़ते बढ़ते कब बढ़ेगी? अभी 30 गुना महंगा बिक रहा है, तो बाद में तो 30 गुना पे, क्योंकि शेयर मार्केट में आ रहा है भाई, ऐसे नहीं बढ़ेगा। 30 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो अभी इतना मांग रहा है, तो तब थोड़े टाइम बाद भी ये नीचे गिरेगा, ऊपर गिरेगा, नीचे थोड़ा यहीं पे आएगा, ये कम से कम 5-10 सालों में। तो ये तुरंत पैसे नहीं देने वाला। और तो और ये कंपनी ने अपने थ्रेड्स में लिखा हुआ है, यानी इसको जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है
तो उसमें अपने कंपनी में रिस्क जो इन्वॉल्व हैं वो लिखने पड़ते हैं, सेबी का रूल है। तो वहाँ इसने क्या लिख दिया, लिखा है कि हम जो पैसा ले रहे हैं उसको आने वाले टाइम में कंपनी को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, लॉस भी बढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट अभी भी नहीं होगा, 5-10 साल बेटा नहीं होगा। तो वैल्यूएशन बढ़ेगा लेकिन शेयर होल्डर्स को कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा कंपनी को, तो शेयर मार्केट में कैसा पैसे बढ़ेगा उसका भाई। समझ में आई? वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लॉस भी कराने वाले हैं, खर्चे भी कराने वाले हैं, प्रॉफिट का कोई आसपास कबूतर भी नहीं उड़ता प्रॉफिट का। तो डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है ये भाई। अब आप डिसाइड करो, एडवाइस मैं नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये ऑनलाइन है तो इंटरनेट ग्रो हो रहा है इंडिया में, और अभी सिर्फ 49% पॉपुलेशन के पास ही इंटरनेट है, यानी अभी इसका ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा है और बढ़ना का ग्रोथ का स्कोप इसका तय है। ग्रोथ तो होगी लेकिन अभी भी वही बात है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा शेयर प्राइस बनने में। अब करते हैं इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस, जानते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ की बात जब हम करते हैं तो पहला स्ट्रेंथ इसकी ये है कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। नेटवर्क इफेक्ट जो इसका है वो बहुत ही तगड़ा है, जिसमें कि इसके पास कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो कस्टमर जो है इन्हीं के पास आ जाता है, उसको कई सारी वैरायटी मिल जाती है। कई सारे रिव्यू इसके पास हैं तो कस्टमर इनके पास आना पसंद कर लेता है क्योंकि उसको कंपैरिजन करने को मिल जाता है। अगर इनने ग्रोफर्स को भी एक्वायर कर लिया है तो इनको कॉस्ट एडवांटेज भी मिल रहा है। यूबर ईट्स को एक्वायर कर लिया, कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, स्विगी रह गया बस। अब इनका इंडिया में डिलीवरी नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ा है, कंपनी बहुत फेमस भी है, कंपनी की इकोनॉमिक्स जो है सुधर रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब लॉस तो हो ही रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो ये तो थी कुछ स्ट्रेंथ। अब आते हैं वीकनेस पे। तो वीकनेस पे इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है कई सालों से, जब से पैदा हुई है ये कंपनी, तो ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है और ये हर स्टार्टअप की होती है और इसकी आगे भी रहेगी क्योंकि इसने अपने रिस्क में लिख दिया है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप देखना, ठीक है? या तो चलो मैं ही दिखा देता हूँ आपको। और देखो इस इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो कोटक, मॉर्गन, ये सब मतलब इनका इशू का IPO इशू कराने में, सब्सक्राइब कराने में मदद कर रहे हैं, ठीक है? ये आगे देखो रिस्क फैक्टर आ गए सेक्शन 2 में। इसके जो रिपोर्ट है RHP है इसका, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में इन्होंने लिखे हैं रिस्क। तो इनका जो पहला रिस्क है वो है वी हैव हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस। पढ़ो, वी हैव हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस, पढ़ा करो इनके रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। नहीं पढ़ोगे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो सुन सुन के, हैं? देखो सच्चाई बताएंगे अपनी। वी हैव हिस्ट्री ऑफ नेट लॉस, वी मे नॉट बी एबल टू सस्टेन अवर हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स। जो इसके ग्रोथ रेट्स हुए हैं वो जरूरी नहीं है कि ये अपने मेंटेन कर पाए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि ये परफॉर्म कर पाए। और सुनो, अवर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड द proposed deployment of net proceeds have not been appraised by any bank, financial institution or any other independent agency, and our management will have broad discretion over the use of net proceeds। इनका मैनेजमेंट ही यूज करेगा, कोई और नहीं रखेगा। चलो ये तो ठीक बात है। कोविड-19 के बारे में लिखा है, ठीक है? और अगर ये अपना बिजनेस ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाए तो इनका लॉस बढ़ सकता है, ये तो चलो लिखना ही पड़ता है। इनका ग्रोथ जो है बिजनेस का डिपेंड करता है इनका ब्रांड का स्ट्रेंथ पे, फेलियर टू मेंटेन जो है उस पे भी डिपेंड करता है, और इनको अपने ब्रांड को बचाना पड़ेगा और अपने एक्सपेंशन को रिटेन करके रखना पड़ेगा, तभी ये इनका बिजनेस सही चलेगा, वरना इनका बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। और तो और इनके जो कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑपरेशंस में फ़र्क दिखाएंगे, जिसमें कि नेगेटिव में बहुत सारा बैलेंस आएगा। और अनफेवरेबल मीडिया कवरेज कुड हार्म आवर बिजनेस। मीडिया में कुछ अनसन बातें आ गई तो इसके बिजनेस को हार्म कर सकती है। और क्या क्या इसके रिस्क हैं? We face intense competition in food delivery and other businesses if we are unable to compete effectively, and our business financial condition, cash flow and results of operation could be adversely affected। अगर ये competition के साथ सही से
डील नहीं करेंगे तब भी ये बुरी तरीके से मरेंगे। और इनकी इंडस्ट्री में आने के लिए बैरियर कम है तो कंपटीशन एंटर हो सकता है। अगर ये इनोवेशन बंद कर देंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे तो इनका धीरे धीरे, क्योंकि भाई इंटरनेट का काम है, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है भाई, वो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सच में दिक्कत हो जाएगी। और भी मैं आपको बताता हूँ इनके क्या क्या आ रहे हैं। इन्होंने हाई एक्सपेंस को भी एंटिसिपेट किया है कि भाई आगे जाके हमें हाई एक्सपेंसेस होंगे, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो। और इनके ऐप में आउटडेटेड कंटेंट है। और तो और इन पे NRAI नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केस करा है, कंपटीशन जो कंपटीशन एक्ट है उसके अंडर में इन पे करा है कि अपना जो है बेनिफिट अनयूजुअल ले लेती है। ठीक है। और तो और जान लो इसकी अपॉर्चुनिटी जान लो। अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि इंटरनेट का कंजप्शन बढ़ने वाला है तो इसका भी कंजप्शन बढ़ेगा। फूड जिसको चाहिए होगा वो इसके पास ही आने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। इनकी और तो और इंडिया में लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि 100% में से 55% लोग काम करते हैं। और इसका मतलब ये है कि इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है बहुत, तो इस पे खर्चा होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अर्बनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है तो इस पे भी स्कोप है ग्रोथ होने का। टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ बढ़ा दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इन सभी चीज़ों का यूज़ भी ये करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये इनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थ्रेट क्या है? कंपटीशन सबसे बड़ा थ्रेट है। स्विगी ले लो, जियो ले लो, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ग्रॉसरी में कह रहा हूँ। जियो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी में कम्पीट करेंगे, स्विगी फूड में करेगा, क्लाउड किचन्स तो करेंगे ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जोमेटो के नहीं है, और भी लोगों के हैं। ऑफलाइन एंड लोकल फूड डिलीवरी, यदि आप डायरेक्ट अपना फूड फ़ोन करके रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं तो इनके लिए बुरी बात है। कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए आपको ये डिस्काउंट देने का वादा करते हैं ताकि आप अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से लेकिन इनके ऐप के ज़रिए ही बुकिंग करें। और तो और इनका कोविड-19 का पेंडेमिक की वजह से इनका हाल बुरा हुआ है। लार्ज चेन्स हैं डोमिनोज जैसी, जो कि बहुत ही बुरा कंपटीशन देती हैं। और तो और जोमेटो का डोमिनोज का 50% रेवेन्यू 50% खुद का ऐप से ही आता है, तो मतलब 50% बुकिंग उसकी अपनी ऐप से हो जाती है, तो जोमेटो पे लोग नहीं जा रहे। और NRAI का इस पे केस चल रहा है, वो तो बात अलग है, जो कि कंपटीशन से है। तो ये बहुत ही बुरी बात है इसकी थ्रेट। तो आपने देख लिया, इसका शॉर्ट एनालिसिस देख लिया, बिजनेस देख लिया, और इसकी सभी बातें मैंने आपको बता दी। वैल्यूएशन इसका गलत हो रखा है, 30 गुना ज़्यादा हो रखा है, प्रॉफिट ये कमा नहीं रही है, तो इस पे इन्वेस्ट करना भी आपको सोचना पड़ेगा। टाइम लगेगा भैया पैसा ग्रो होने में। ठीक है, चलता हूँ। समझना हमेशा है, रटना कभी भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।